अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मिडल ईस्ट से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमले को 2 से 3 दिन तक अब मौखर करने का ऐलान किया है। और सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतर, सऊदीया और यूएई ने दरखास्त की है कि हम ईरान पर हमले के मंसूबे को मौखर कर दें। और अरब ममालिक की इस दरखास्त पर हमने इस हमले को मौखर करने का फैसला बिलाखिर किया है। सदर ट्रंप ये कहते हैं कि अरब रहनुमा ये समझते हैं कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और उनकी राय में ऐसा मुआहिदा तय पा जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा, यानी कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको। और रहनुमा ये समझते हैं कि इस मुआहिदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। इस एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो सकते हैं और ईरान किसी दबाव को, धौंस को या धमकी के सामने झुकेगा नहीं और ना ही अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुबैना जंगी धमकियों पर ईरानी सदर का ये सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम नजर आया, जिसके बाद अब ईरानी अवाम और हुकाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं अंदरूनी खाते में। कहते हैं कि अमरीकी दबाव से ईरान खौफजदा होने वाला नहीं है और अपने मुल्क के मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो सालिसी में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अपनी पूरी एफर्ट्स की थी, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को हटाने पर आमादगी जाहिर की है और नई अमन तजावीज़ पर अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद की गई पाबंदियों को मुअत्तल करने पर एग्रीमेंट शो किया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया है। ये बताया गया है कि मुज़ाकरात जारी रहने तक अमरीका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। लेकिन दूसरी जानिब ईरानी ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि अमरीका ने ईरान के 25% मुंजमद फंड्स को बहाल करने पर इत्तेफाक किया है। याद रहे कि ये एक रिपोर्ट है और ये एक टेलीविजन, एक अखबार जो है इस बात का दावा कर रहा है। और अमरीका ने जोहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक भी दिखाई है। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मुनव्वर हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई ये ब्रेक थ्रू आया है, ये डेवलपमेंट हुई है और अगर हुई है तो इनकी डायरेक्शन अपेरेंटली हमें फ्यूचर में क्या नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। हम आपसे यही चीज़ जानना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि ये अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है कि अगर ये पूरा ब्रेक थ्रू हो गया है तो इट मीन्स के ईरान अपने पहले वाले पॉइंट पर खड़ा है और अमेरिका अपने पॉइंट से आगे या पीछे हुआ है, उसने अपनी जगह छोड़ी है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि या दोनों जानिब से आप देख रहे हैं कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचक है कि ईरानी तेल से अगर पाबंदी हट रही है, चाहे वो आर्जी तौर पर हट रही है, उससे कुछ फायदा भी होगा, मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ सर? देखिए शाइस्ता, दोनों तरफ से मुझे इस वक्त ब्लफिंग नजर आ रही है, प्रेशर टैक्टिक्स नजर आ रहा है। राइट। बारहा मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा जो है वॉर का सेशन मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, स्पेशली अमेरिका की तरफ से, बिकॉज जो माशी मुश्किलात हैं, अवामी राय है, कांग्रेस का मूड है और रिसेंटली अमेरिका का जो दौरा चाइना है और उसमें पाकिस्तान की जो मीडिएशन की काविशें हैं, वो सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए वॉर करना मुश्किल है। अब जो आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट का इशारा दिया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन ममालिक के कहने के मुताबिक मैंने जो स्ट्राइक्स हैं उसको मुअख्खर कर दिया। लेकिन आज वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है जी? वो ये कह रहा है कि इन अरब ममालिक को, इनके लीडर्स को पता ही नहीं था कि कोई स्ट्राइक होने लगी थी। तो उन्होंने कैसे रिक्वेस्ट कर ली प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जनाब इस जंग को रोकिए, जब वो कहते थे कि ये जंग न करें, उस वक्त तो आपने उनकी सुनी नहीं जी। और आज उनकी इकोनॉमीज जो है वो डिस्टर्ब है। $300 बिलियन का उन्होंने नुकसान उठाया है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का दौरा है। अमेरिका में 4% इन्फ्लेशन बढ़ गई है। $61 बिलियन का ट्रेड लॉस किया है अमेरिका ने मार्च 2026 के अंदर। तो अब आप उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आपने ये जंग नहीं की। अब हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं, इसके पीछे मसला क्या था। मसला एक ये है कि पेंटागन ने रिपोर्ट दी कि सदर साहब, ईरान की डिटेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो काफी रिफाइन हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम कंसिस्टेंटली उसकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। ये हमारे लिए खतरनाक होगा, बिकॉज पिछली दफा भी 28 एयर एसेट्स उन्होंने अपने गिराए हैं।
बिल्कुल। 288 जगहों के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं। उसके अलावा दूसरी जो खबर है, उसके मुताबिक ईरान ने चाइना और रशिया को वाज़ेह किया कि इस दफा अगर ईरान पे हमला हुआ, हम 2 चीजें करेंगे। एक तो लीथल वेपन इस्तेमाल करेंगे जो अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किए, और दूसरा वो 100 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर डे फायर करेंगे। लॉजिस्टिक्स उन्होंने उसके लिए तैयार कर ली हैं और उसकी गवाही सीआईए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी है। ठीक। दूसरा ये कि उन्होंने रशिया और चाइना को आगाह किया है कि अगर हम पे दोबारा हमला होता है तो फिर यूएई दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा। राइट। उन्होंने बड़ा इस बात को वाजे कर दिया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटे हैं और उन्होंने कहा कि हम दोबारा स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। अलबत्ता प्रेशर टैक्टिक्स करके वो चाहते हैं कि कंसेशंस ले सकें ईरान से, लेकिन अब वो बारहा मैं क्या कहूं कि सिविलाइजेशनल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर और नेशनलिज्म, एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ये मेरा ख्याल में बार बार बुला रहे हैं। जैसे न्यू मार्क्सिस्ट जो हैं सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बगैर आप ईरान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये कोई ईरान कोई इराक नहीं है, ईरान कोई सीरिया नहीं है, ईरान कोई लिबिया नहीं है जहां पे आप प्रेशर डालें और चीजों को निकालें। उनकी एक अपनी हिस्ट्री है, उन्होंने कभी भी अपने सर को सरनुगू नहीं किया, तो उससे आप ये गलत इस वक्त एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे। आपने जो कंसेशंस की बात की मुनव्वर साहब, क्या कंसेशंस अब अमेरिका फाइनल, अगर हम बात करते हैं फाइनल निगोशिएशन, फाइनल बार्गेन की अगर हम बात करते हैं, ईरान ने तो डिस्क्लोज कर दिया कि हमने इस तरह से ये रोड मैप है, ये तैयारी की हुई है, और अभी भी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा वो बड़ा क्लियर कट था, उसके अंदर कोई इबाहम नहीं था, कोई भी एम्बिगिटी नहीं थी। अब आप समझते क्या है कि अमेरिका ईरान को किस हद तक मना सकता है और कहां तक ले जाकर वो अपनी बात मनवा सकता है? पोजीशन इस वक्त लूजिंग एंड जो है वो हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। इट कुड बी यूएई, इट कुड बी अमेरिका, इट कुड बी इसराइल, नॉट ईरान एट ऑल, राइट? तो अब आप क्या समझ रहे हैं अपेरेंटली कि कहां पर आकर बात बन जाएगी या कहां तक मनाया जा सकता है? 5 जो सख्त शराइत की डिस्कशन हो रही है वो क्या है सर? अच्छा, मजे की बात ये शाइस्ता, ये मामला ही नहीं है जो हमारे मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। बिकॉज अगर ये मामला होता न्यूक्लियर का, तो जेसीपीओ के अंदर ईरान ने 80 मन एनरिच यूरेनियम रशिया के हवाले की कैस्पियन के थ्रू। राइट। तो जब ईरान वो यकीन नहीं दिला सका कि मैं बॉम्ब नहीं बना रहा, फतवे यकीन नहीं दिला सके, उनकी सलाहियतें तबाह हो गई, वो यकीन नहीं दिला रही, तो इसका मतलब मामला तो ये नहीं है, मामला तो कुछ और है। अब मामला क्या है वो मैं बताता हूं आपको, और आपके प्रोग्राम में सिर्फ बता रहा हूं। जी। मामला असल में ये है कि इस वक्त चाइना जो है वो दुनिया का इंडस्ट्रियल हब है, दुनिया का प्रोडक्शन का इंजन है, और जीसीसी ममालिक दुनिया को सस्ती एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्ती एनर्जी और इंडस्ट्रियल हब का आपस में एक रिश्ता है, जिसके पास चाइना की वेल्थ बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, अमेरिका की ताकत घट रही है, और इसी सूरत हाल में अमेरिका $40 ट्रिलियन का मकरूज हो गया है। तो अमेरिका चाहता है क्योस रहे, उसने मुआहदा करना ही नहीं है, उसने न जंग करनी है न परमानेंट पीस करना है, उन्होंने इस क्यास को रखना है। और ये क्यास बाय द वे अफगानिस्तान में भी इसलिए ताकि सीपैक और कनेक्टिविटी को माजूल किया जाए। इजराइल का मफाद क्योस इसलिए है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है इनको कमजोर करके, और इंडिया का ये कि अपने खित्ते में वो प्राइमेसी चाहता है, जबकि पाकिस्तान की मीडिएशन ने इन सब के प्लान पे पानी फेर दिया है। इसलिए वहां पे गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर है, जो आपको स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से नजर आती है या इंडिया की तरफ से नजर आती है। तो मामला असल में ये है कि इस क्योस के जरिए ये जो एक वेल्थ का इंजन तैयार हो गया है, और ये मुसलसल ग्लोबल साउथ की एनर्जी को, पावर को बढ़ा रहा है, इसको कैसे रोकना है? अब उनका ख्याल था कि अगर ये एनर्जी का हब खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्रियल जो हब है वो भी माठा पड़ जाएगा, तो उनका तेल दुनिया में बिकेगा और हमारी इकोनॉमी में तो असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि वहां पे भी इन्फ्लेशन 4% से बढ़ गई है और लोग सड़कों के ऊपर आ गए, लोग परेशान हैं। तो उनको ये नहीं समझ आए कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, जहां भी एक खित्ते में कोई मामला होगा उसका असर दूसरे खित्ते के ऊपर भी होगा। और ये बुनियादी उनकी गलती है, और उन्होंने एक सिंपल दुकानदार की तरह ये समझा कि अगले की दुकान बंद करो ताकि हमारा माल बिके। ये उनको समझ नहीं आए कि जो आपका माल भी है वो भी चाइना में तैयार होता है, उसको भी एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल। और आपने ये कहा है कि अब इस खित्ते का जो कियोस है
वो अमेरिका के हक में हैं और उनको ज़्यादा तरीके से वो सस्टेन कर सकते हैं वो अपनी उस चीज़ को, तो टारगेट तो फिर चाइना हुआ ना सर, डायरेक्ट टारगेट। और फिर चाइना के साथ जाके मुलाकातें भी हो रही हैं, तो ये किस किस्म की डिप्लोमेसी है? आप उनके साथ मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। आपने जिस तरह से बोला कि आपकी पूरी प्रोडक्शन तो चाइना में हो रही है फिर। शाइस्ता, कमाल का सवाल किया है आपने। थैंक यू। देखें, चाइना जो है ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त एक उभरती हुई ताकत है, बल्कि ताकत हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। अब चाइना के साथ आप कोल्ड वॉर तो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर वन, चाइनीज पावर पीक पे चली गई है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप मकरूज हैं। नंबर तीन ये कि आपके दरमियान में और चाइना के दरमियान में इंटरडिपेंडेंस है, 500 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, और आपकी 1000 से ज्यादा जो कंपनीज हैं, जिनको 17 कंपनीज के सीईओज को आप लेके गए थे, जिनकी वर्थ तकरीबन 19 ट्रिलियन डॉलर्स थी, सिर्फ 19 ट्रिलियन डॉलर्स, उनको आप लेके गए थे। उनकी सारी फैक्ट्रीज 1000 से ज्यादा चाइना के अंदर है, तो आप कोल्ड वॉर तो कर नहीं सकते। और फिर चाइना की जो मिलिट्री पावर है और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि जिसका मवाजना आप ओकिनावा में जो जंग हुई थी दूसरी जंग अजीम में, कि जापान अगर 20 फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करता था तो अमेरिका 200 फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करता था उस दौरानिये के अंदर। आज चाइना और अमेरिका में यही डिफरेंस है। तो चाइना के साथ आप लड़ नहीं सकते, तो चाइना के साथ आप एक टेक्निकल एंगेजमेंट कर रहे हैं। बिकॉज आपको ये एहसास हुआ कि एनिमिटी का लेवल इतना आगे चला गया है, ताल्लुकात इतने डाउनवर्ड हो गए हैं कि इसको हम और नीचे न ले जाएं कि कोल्ड वॉर में स्टार्ट हो जाए और हम भी ना बर्बाद हो जाएं। तो अब सवाल ये है जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या अमेरिका अपने आप को दूसरे नंबर पे और चाइना को पहले नंबर पे मानेगा? मानेगा तो नहीं ना, तो लिहाजा क्योस की तरफ जाएगा और इनडायरेक्ट तरीके से आएगा, जैसे इंडिया इनडायरेक्ट तरीके से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जहां तक आपने नुकसानात की बात की और कोल्ड वॉर की बात की, जिसके ऊपर आप समझ रहे हैं कि अमेरिका जाना नहीं चाहता, तो फिर वो इसी किस्म की चीजों को लेकर चलेगा। ये अब हम जो अभी देख रहे हैं, जो इस वक्त की पोजीशन है, करंट सिनेरियो है, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग होगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा, इसमें कभी हल्का सा उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, लेकिन ये चलेगा इसी तरह से, रिजॉल्व नहीं होगा मैटर। देखें शाइस्ता, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि इस ब्लॉकेड को जारी रखे, ठीक है, उस सूरत में अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, रिजीम चेंज होना पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है एयर स्ट्राइक्स करे लिमिटेड, जिसकी बातें भी हो रही हैं और हमारे तज्जिएकार भी कह रहे हैं। उस सूरत में ईरान रिटेलिएट करेगा, अमेरिका का दोबारा नुकसान होगा और फिर रिजीम चेंज होगी। तीसरा ऑप्शन यह है कि बूट उतारे लिमिटेड तरीके से ईरान के अंदर, बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका, दोबारा प्रेशर बढ़ेगा, दोबारा रिजीम चेंज होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मसला ये आगे है, आग पीछे है पानी। एक तरफ इजरायली लॉबी है, दूसरी तरफ मागा है, तीसरी तरफ अमेरिका का फ्यूचर है। अब वो जाएं कहां? अब उनसे फैसला नहीं हो रहा। उन्होंने फैसला ये किया है कि फैसला न करना ही मेरा फैसला है, तो लिहाजा वो सूरत हाल को इसी तरह रखेंगे। तो यही आखिरी फैसला है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पूरे सिनेरियो को हमारे सामने डिस्क्राइब किया है और इसकी एक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे की है, जिसमें हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस पूरे मैटर को समझने के काबिल हुए। अपेरेंटली जो हम बात कर रहे हैं कि ये अब आगे बढ़ेगी नेगोशिएशन, किसी एक पॉइंट पे जाके कोई एक अग्रीमेंट साइन हो जाएगा दोनों कुव्वतों के दरमियान, तो मुनव्वर हुसैन साहब के मुताबिक वो होने नहीं जा रहा। और उसकी बड़ी वजह भी अपेरेंटली यही समझ में आती है क्योंकि ईरान गिव अप करने को तैयार नहीं है। और जहां तक अमेरिका ने 5 बड़ी सख्त शराइत की बात की है, वो भी मानेगा नहीं ईरान, क्योंकि ईरान ने भी बहुत ही क्लियर कट अपना जवाब इसके ऊपर एक वाज़े तौर पर दे दिया है। पाकिस्तान के रोल को लेकर सबसे ज़्यादा जो मातम किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ थी वो भारत को थी, और फिर वहाँ से वो अफगानिस्तान की प्रॉक्सिस के थ्रू पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसके ऊपर फील्ड मार्शल साहब ने भी बहुत सख्त स्टैंड लिया हुआ है और इंशाल्लाह उसका जवाब भी उनको मिलता रहेगा। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज की एक बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डेवलपिंग थिंग, जो अच्छी चीज़ भी है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, जहां पर टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस का फैसला सुनाया गया है। आज मुलजिम था उमर हयात, जिसको सजाए मौत सुनाई गई है, और ये एक अहम फैसला
एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने सुनाया है। अदालत ने मुजरिम उमर हयात को डकैती की दफात और घर में घुसने की दफात के तहत 3 दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 24 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई है। समाअत के दौरान मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की थी। इस हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे और पूरी डिटेल्स लेंगे। सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है शाहिद सकलैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वासलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और हम आपको देखते रहते हैं। वैसे तो आपकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो रियली अप्रिशिएट कि आप उन तमाम लोगों की आवाज़ बनते हैं जिनके ऊपर मेन स्ट्रीम चैनल्स तो शायद ओवरलुक कर जाते हैं या बात करना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझते कि उनकी टीआरपीज़ का मसला होता है या बहुत सी रुकावटें होती हैं, बहुत से चीज़ें होती हैं, वो नहीं उसके ऊपर डिस्कस कर सकते। लेकिन आप बबांगे दोहिल बहुत ही बोल्ड तरीके से उनको उठाते हैं और उन पर फिर बात नहीं करते, सिर्फ उनको लेकर चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैट्स ऑफ टू यू। अभी जो सना यूसुफ का सर आज फैसला आया है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर आपसे डिटेल्स जानना चाहेंगे कि आज अदालत ने जो ये फैसला सुनाया है, इसके ऊपर अदालत के अंदर जो ये मुलजिम जिसकी मैं बात करी उमर हयात, इसने इनकार भी कर दिया था गालिबन कि उसने ये नहीं किया, सहते जुर्म से इनकार किया था, इसको माना ही नहीं था। इसकी डिटेल्स थोड़ा सा नाज़रीन को आज के हवाले से, समाअत के हवाले से पहले बताइएगा। जी देखें, ये फैसला जो है ये महफूज किया गया था गुज़श्ता रोज़। अफजल मजूका साहब की अदालत ने ये जो है फैसला महफूज किया था, जो कि आज 3 बजे अदालत ने कहा था कि सुनाया जाएगा। अच्छा, जब ये अदालत में फैसला सुनाया गया तो आपको पता है अदालत का अपना एक माहौल होता है और उसमें ये होता है कि सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि ये जब ये वाक़या हुआ था जून 2025 में, तो उस वक्त आपको याद होगा ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये केस, क्योंकि एक मासूम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, 17 साल उसकी टोटल उम्र थी, और उसको घर के अंदर दाखिल होकर एक शख्स ने जस्ट इस बात पे कि उसने रिजेक्ट की थी इसकी ये जो रिश्ता उसका मांग रहा था या उससे बात करने का, दोस्ती का, तो उसने इनकार किया था। तो इसने जो है महज इस वजह से घर के अंदर घुसकर जो है उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। बहरहाल जी, ये एक ट्रायल, लंबा ट्रायल था। कुछ अरसा ये केस थोड़ा सा, मैं अगर आपको बताऊं तो रुक भी गया था, जिसके ऊपर हम खुद भी थोड़ा परेशान थे कि ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, और उसकी बड़ी वजह जो थी वो मुलजिम के वकला की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स थे। लेकिन बहरहाल अदालत ने जो है वो बहुत ही तेज़ी से इसका ट्रायल किया, और इसके ट्रायल में जो है वो टोटल 27 के करीब जो है वो इस्तगासा ने तकरीबन गवाह पेश किए थे, जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन जो है वो हुआ था। और इसमें आपको पता है जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह और भी बहुत सारे फोरेंसिक सबूत थे जिनको अदालत के सामने रखा गया, और अदालत ने जो है वो मुलजिम से, जब आपको पता है जब आखिरी बयान होता है ट्रायल के बाद, तो अदालत ने, जज साहब ने मुलजिम को अकेले में पूछा कि जी आपका, मैं थोड़ा सा अदालत का आपको माहौल बता दूं, क्योंकि आज तो फैसला सुनाया गया, ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब मुलजिम से अदालत ने पूछा कि जी आपका नाम, उसने कहा जी मेरा नाम उमर हयात है। उसने, जज साहब ने पूछा कि जी आपने सना यूसुफ को कत्ल किया, उसने कहा नहीं जी बिल्कुल मैंने नहीं किया। फिर अदालत ने उससे पूछा कि जी आप जो है वो उससे पसंद करते थे, तो मतलब है जो भी सवाल अदालत ने उससे किए उसने आगे से इनकार किया, और उसने ये प्ली ली अदालत के सामने कि जी मैं क्योंकि खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे भी फॉलोअर्स हैं, तो मेरे ऊपर ये केस डाला जा रहा है, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। बहरहाल उसने टोटली इसके ऊपर इनकार किया था, लेकिन क्योंकि जज साहब के सामने बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, जो इस्तगासा था उन्होंने बड़ी जो है मेहनत के साथ इसके सारे शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए थे। अच्छा। फिर क्योंकि उस वक्त वक़ूआ के वक्त सना की जो वालिदा थी वो उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने खुद शनाख्त परेड में हिस्सा लिया था और उन्होंने इसको पहचान लिया था वहाँ शनाख्त परेड में कि यही शख्स था। तो बहरहाल ये जो जितना भी एविडेंस सामने आया, जितनी भी चीज़ें सामने आई, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज अदालत में फैसला सुनाया गया। आज जब थोड़ा सा माहौल आपको बता दूं, अदालत में जब ये फैसला सुनाया गया तो साफियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, वकला की एक तादाद आई होती है, जो एक तो केस के वकला होते हैं जो कि केस से रेलिवेंट होते हैं, लेकिन स्पेशली इस किस्म के जो केसेस होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो नूर मुकद्दम केस हो, चाहे वो सारा का केस हो, सारा इनाम का, चाहे ये सना यूसुफ का केस हो, ऐसे केसेस क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं तो वैसे वकला इसको सुनने के लिए भी आते हैं। तो एक छोटा सा कमरा अदालत होता है, उसमें बहरहाल जी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और उसमें इस मुलजिम को भी लाया गया। मुलजिम को जब अदालत में लाया गया तो ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। इसको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इसको कोई सजा सुनाई जानी है, आल दो इसके वकला ने इसको यकीनन बता दिया होगा, क्योंकि जितना एविडेंस था और जो चीजें थी वो साफ जाहिर हो रहा था कि इसको सजा जरूर होगी। एक मकाम के ऊपर जो है वो इसका जो वकील है, उमर हयात का जो वकील थे,
उन्होंने जो है अदालत को ये भी कहा कि जी आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होइएगा, कोई एनजीओ आपके खिलाफ कहीं भी आपके खिलाफ एहतजाज नहीं करेगी, आप इंसाफ पे फैसला करिएगा। मतलब जज साहब को उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, या अगर मैं कहूँ दूसरे लफ्जों में कि जज साहब को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब जाहिर है वो सारी चीजें देख चुके थे और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि इसने कत्ल किया है, तो आज जो है इसको सजा सुनाई गई है। और जब इसको सजा सुनाएगी तो बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि अदालत में अक्सर हमने देखा है, क्योंकि ये खुदा न खास्ता अल्लाह किसी को ये इस मामले पे ना ले जाए, जी बिल्कुल। अदालत में हमने देखा है जब मुल्जिम को सजाए मौत सुनाई जाती है अमूमन, तो मुल्जिम जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, उसको पुलिस वाले अमूमन उठा के ले जाते हैं और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, जाहिर है कि उसको ये पता चल जाता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये बहुत बड़ी सजा है। आल्दो इसके पास अपील का हक मौजूद है, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी किसी को सजाए मौत होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो वकील इस्तगासा हैं उन्होंने 2 बार सजाए मौत का कहा, लेकिन जज साहब ने इसको सजाए मौत दी। फिर बाकी मिल मिला के आपको पता है बहुत सारे और भी इसके ऊपर ऑफेंसेस चार्जेस थे, जाहिर है इसमें घर में दाखिल हुआ, फिर डकैती का भी इस पे था, फिर जो है असले का था, हरासा करने, बहुत सारे इसके ऊपर। तो बहरहाल जी इसको सजा सुनाएगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर जब इसको सजा सुनाएगी तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। और तो जब इससे क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब सहाफ़ी वहाँ पे खड़े होते हैं तो मुल्जिम, सहाफ़ी और जो फैमिलीज वगैरह होती है इकट्ठे ही खड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास खड़े होते हैं, तो आप हम बड़ा आसानी से मुल्जिम से गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको याद होगा ज़ाहिर जाफिर से मेरी वो गुफ्तगू वो मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, जो वीडियो बनी थी, तो हम जो है ऐसे मतलब करते हैं बात। बहरहाल वहाँ पे जब इससे सहाफ़िया ने पूछा कि यार आपको सजाए मौत हो गई है, उसने कहा सो व्हाट, तो फिर क्या हुआ? तो अच्छा। मतलब हम खुद हैरान हुए, जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये क्या हो गया, मतलब एक मुल्जिम को, उसने कहा नो प्रॉब्लम, खैर है, तो इससे क्या होगा? तो आपको बहरहाल शायद उसको लग रहा है कि ये जो उसका कॉन्फिडेंस था, ये किस लिए था? ये कॉन्फिडेंस उसको इसलिए तो नहीं हो सकता कि उसने ये जुर्म नहीं किया, क्योंकि अब तो अदालत की तरफ से स्टैंप लग गया ना, अब तो उसका जुर्म भी साबित हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस क्या डिस्पिक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि ये उसको क्यों है अभी भी? अच्छा देखें, एक हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अगर पीछे ले जाऊं तो आपको इल्म है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा जो एक अदालती तरीकाकार है वो थोड़ा लंबा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा उसमें फिर ऑप्शंस भी होते हैं। इसके जो वकला हैं उन्होंने भी कोशिश की है इस सारे ट्रायल के दौरान कि कुछ ऐसे लूप होल्स, या उन्होंने जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, उन्होंने एक जो है प्ली ली थी इनके वकला ने कि जी देखें हर जो मुल्जिम होता है उसको जो है फेयर ट्रायल का हक होता है, और हमारा जो मुल्जिम है उसको फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला और उसको उस तरह नहीं सुना गया जिस तरह सुना जाना चाहिए था। फिर ह्यूमन राइट्स को डाल के वकला बात करते हैं कि जी देखें ये ह्यूमन राइट्स का भी मामला है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। उनकी कोशिश होती है कि जो ट्रायल्स हों उसमें थोड़ा सा लूप होल या कुछ ऐसी चीज़ें वो अपने जो उनके दलाइल होते हैं उनमें वो छोड़ जाते हैं, ताकि आगे जब ये केस जाए, क्योंकि जाहिर बात है अब ये अपील होगी इसकी और यकीनन ये कल अपील दायर कर देंगे होपफुली, तो अपील या इसका जब रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद वकील इसकी अपील डालेंगे अगली जो हायर कोर्ट है उसमें। तो बहरहाल ये अब क्योंकि इसको ये पता था कि देखें अगली जब कोर्ट में मामला जाएगा थोड़ा सा टाइम लेता होता है, अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, फिर इसके पास सुप्रीम कोर्ट की भी एक वो मौजूद है कि बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन फिर शायद उसके बाद कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इसको कहीं पर भी कोई मार्जिन मिलेगा, क्योंकि जो इसने किया है और जितने एविडेंस हैं जिसके ऊपर अभी इस्तगासा ने काम भी कर लिया है, पूरा इन्वेस्टिगेट हो गया है मैटर, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे किसी भी जगह पर जाकर इसको हायर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कहीं पर इसको कोई मिल सकता है, कोई भी कुशन मिलेगा इसको? बिल्कुल नहीं, मैं आपको सच बताऊं क्योंकि हम तो ये केसेस कवर करते रहते हैं और क्योंकि थोड़ा बहुत इन केसेस को करीब से भी देखा है। जी। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये जाहिर जाफिर वाला मामला हुआ था, जो नूर मुकद्दम वाला केस था, उसमें क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग बहुत, जो जाहिर जाफिर था वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे और अतार अबानी साहब बहुत ज़बरदस्त जज थे जिन्होंने ये केस सुना था और हमने एक एक समाअत उसकी वहाँ पे अटेंड की थी। तो वहाँ पे जब उन्होंने ये फैसला दिया था जो लोअर कोर्ट में, उन्होंने सजाए मौत दी थी, लेकिन उसके बाद हायर कोर्ट ने उनका वो फैसला बरकरार रखा था और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू में गए वहाँ जाके, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि नहीं जी बिल्कुल ये ऐसा ही होगा, क्योंकि इस शख्स ने जो ज्यादती की है, जो इस शख्स ने जुल्म किया है, उसको उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। वो बहरहाल वो मामला रिव्यू में है, लेकिन मुझे इस केस में भी यकीनी तौर पे लग रहा है कि ये इसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसके खिलाफ जो चीज़ें हैं, सबूत हैं, इसके खिलाफ जो गवाहान है और सबसे बड़ी गवाह उसकी माँ है जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये हायर कोर्ट में जाएगा भी सही कहीं,
तो वहाँ पे भी जो कोर्ट का ये डिसीजन है सजाए मौत वाला, होपफुली जो है हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये वाला बरकरार रहेगा और अगली कोर्ट्स भी इन तमाम चीज़ों को मत, क्योंकि कोर्ट्स देखें रिकॉर्ड पे चलती होती हैं, कोर्ट्स जो बिल्कुल, है वो सबूतों पे चलती हैं, कोर्ट्स कानून के मुताबिक चलती हैं, बिल्कुल, कोर्ट्स अपना डिसीजन जो है वो किसी इन्फ्लुएंस में आके कभी नहीं देती होती। तो बिल्कुल। इसलिए उम्मीद यही है कि जो यहाँ पे फैसला हुआ है और जितना इसने हीनियस क्राइम या जितना इसने ब्रूटल मर्डर किया था सिर्फ ना कहने के ऊपर, वो उम्मीद यही है कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो भी इस फैसले को जो है वो बरकरार रखेंगी। आज उसके वालिदैन जो सना के हैं, क्योंकि उनका नाकाबिल इतलाफी नुकसान है, उनकी औलाद बेशक, चली गई, बेशक, बेशक। लेकिन ज़ाहिर है वो इंसाफ मांगना चाह रहे थे और आज जब उनको इंसाफ मिला है, तो जब कोर्ट में जब ये आर्डर सुनाया गया और जज साहब ने कहा कि जी उमर इसको जो है उमर हयात को सजाए मौत देता हूँ, तो पीछे से एक आवाज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबने हाँ, पीछे मुड़ के देखा तो वो सना की वालदा थी बेशक, और वो बेशक। जज्बाती थी, रो रही थी। और आज जब हमने उनसे पूछा कि जी आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं समझती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल गया है। और बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने तमाम लोगों का जिन्होंने उनका साथ दिया, मीडिया का, सोशल मीडिया का, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा जी मैं सबके शुक्रगुजार हूँ, आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया है। तो बहरहाल उम्मीद ये है इंशाअल्लाह, जैसे आप सवाल कर रहे थे, कि ये मामला जो है आगे कोर्ट्स में जाएगा, इसलिए हम इसको कवर भी करते रहेंगे और उम्मीद है कि ये बिल्कुल, मामला जो है आप आगे बिल्कुल इसी मीडिया तरह। का भी इसके अंदर बहुत रोल है और हमारे इंसाफ प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूट है, जितनी उनकी मेहनत होती है और जो प्रेशर और जो चीज़ें वो बर्दाश्त करके उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये उनका भी बहुत बड़ा पार्ट बनता है। शाहिद सकलैन साहब, आपके कीमती वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आपने पूरी डिटेल इसके ऊपर हमें कोर्ट का अहवाल भी बताया और फैसले के हवाले से भी आगाह किया। और डेफिनेटली सोशल मीडिया पर भी मैं बयानात देख रही थी सब लोगों के, और सब लोग इसके ऊपर खुश हैं कि जिस तरह से मना यूसुफ का हुआ है और जो उमर हयात ने जिस तरीके से एक छोटी सी बात के ऊपर एक कीमती जान ली थी, इस तरह से कोई भी आगे ना करे। इस तरह की सज़ाएं होनी चाहिए और इस तरह से उनकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए कि इस तरह के जो जराइम करने वाले लोग हैं उनको सबक मिले और उनको एक ऐसा सबक मिले कि वो ज़िंदगी में याद रखें और दूसरे लोगों के लिए भी वो एक मिसाल बनकर, एक इबरतनाक मिसाल बनकर सामने आए, ताकि इस तरह की चीज़ों को मुआशरे से ख़त्म करने में हमें मदद मिल सके। शो का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।